प्रतिरोध का स्वर सितंबर 2024। शीर्षक भारतीय रेल निजीकरण की तैयारी में रेल यात्रा का अमानवीयकरण भाग 2। लेखक अपर्णा। मुख्य पाठ। इस लेख का पहला भाग प्रतिरोध का स्वर के पिछले अंक अगस्त 2024 में प्रकाशित हो चुका है। इस अंक में इसका दूसरा व अंतिम भाग प्रकाशित किया जा रहा है। संपादक। लोगों का जीवन सरकार के लिए परिहार्य, गैर जरूरी लोगों के लिए ज्वलंत चिंता का एक बड़ा क्षेत्र रेल सुरक्षा और रखरखाव के प्रति केंद्र सरकार का तिरस्कार है, जबकि वह मार्गों, मालगाड़ियों और प्लेटफार्मों का निजीकरण कर रही है और लागत में कटौती के उपायों के तहत सभी प्रकार की श्रेणी सी और डी नौकरियों को टेके पर दे रही है। सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला को अनुबंधित कर दिया गया है। स्वच्छता, परिचारक, इंजीनियरिंग अनुभाग, रसोई कर्मचारी और यहां तक कि रेलवे पटरियों के अनुभागों का रखरखाव भी। दिसंबर 2022 की सीएजी रिपोर्ट ने बताया कि आरआरएस के रेलवे संरक्षण कोष में धन का उपयोग कैसे किया गया। यह फंड 2017 में सुरक्षा उपायों के वित्तपोषण के लिए बनाया गया था। इसमें प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपये का कोष होना था, जिसमें केंद्र सरकार से 15,000 करोड़ रुपए और रेलवे से 5,000 करोड़ रुपए शामिल थे। 4 साल में रेलवे ने अपने हिस्से के 20,000 करोड़ में से सिर्फ 4,225 करोड़ का ही योगदान दिया। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कोष से पैसे का इस्तेमाल क्रॉकरी खरीदने, बिजली के उपकरणों, शौचालयों के निर्माण और यहां तक कि पैरों की मालिश कराने के लिए भी किया गया था। पुरानी परिसंपत्तियों में प्रतिस्थापना मूल्यह्रास आरक्षित निधि से किया जाना था। सीएजी रिपोर्ट बताती है कि इनमें से केवल 0.7% धनराशि का उपयोग किया गया है। रखरखाव के मुद्दे के साथ कार्यबल और यात्री सुरक्षा का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। जून 2023 में कोरामंडल एक्सप्रेस, हावड़ा चेन्नई और एक मालगाड़ी की बालासोर दुर्घटना के समय यह बताया गया था कि रेलवे में 3 लाख रिक्त पद थे। इनमें से एक बड़ा प्रतिशत सुरक्षा से संबंधित नौकरियों, 1,34,000 रिक्तियां काट। तब से लोको ड्राइवरों की कमी की नियमित रिपोर्टें आती रहती है, जिसके कारण ड्राइवरों को बिना किसी आराम के लगातार 4 दिन और रात काम पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बालासोर में कोरामंडल की दुर्घटना के ठीक 1 साल बाद दार्जिलिंग में कंचनजंगा और मालगाड़ी की दुर्घटना हुई है। दोनों ही मामलों में समस्या केंद्रीय सिग्नलिंग प्रणाली से जुड़ी थी। बालासोर दुर्घटना के समय यह व्यापक रूप से बताया गया था कि फरवरी 2023 में सिग्नल दोष की समय पर पहचान करके दक्षिण पूर्व रेलवे पर एक बड़ी दुर्घटना को होने से बचा लिया गया था। बालासोर दुर्घटना में रेलवे द्वारा बिना किसी जांच या किसी सबूत के सांप्रदायिक आधार पर गुस्से को भड़काने का गंभीर प्रारंभिक प्रयास किया गया था। कंचनजंगा दुर्घटना में एक घायल यात्री के हस्ताक्षर का उपयोग उस मालगाड़ी के चालक पर तेज गति से गाड़ी चलाने का आरोप लगाने के लिए किया गया था, जो इस ट्रेन से टकराई थी। वह ड्राइवर केवल दिए गए सिग्नल का पालन कर रहा था और दुर्घटना में मारा गया। लेकिन दोष मदने के इस प्रयास से एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। लोको चालकों को इस बात का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि मार्गों पर केंद्रीय स्वचालित सिग्नलिंग कैसे संचालित होती है। ऐसा नहीं किया जाता है और उन्हें व्हाट्सएप पर केवल इन्हें नेविगेट, प्रयोग करने के निर्देश प्राप्त होते हैं। ड्राइवरों ने कहा है कि यह पर्याप्त नहीं है और व्यावहारिक प्रशिक्षण की जगह नहीं ले सकता। संयोग से इस मामले में भी मारे गए ड्राइवर को उसके विश्राम अवकाश के बीच बुला लिया गया था और मना करने के बावजूद उसे मालगाड़ी चलाने के लिए मजबूर किया गया था। मुख्य बात यह है कि यात्रियों के जीवन के प्रति केंद्र सरकार का रवैया पूरी तरह से उदासीनतापूर्ण है। कोई सबक लागू नहीं किया जाता है, रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जाता है और न ही सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित ध्यान दिया जाता है। ये सभी ट्रेनें वस्तुतः प्रवासी स्पेशल है, जिनमें देश के नागरिकों से खचाखच भरी बोगियां चलती है, जो नागरिक आजीविका की तलाश में यात्रा करते हैं, जिन्हें सभ्य सुरक्षित यात्रा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। बालासोर ट्रेन दुर्घटना में 296 लोग मारे गए थे और 1,200 घायल हुए थे। कंचनजंगा हादसे में 2 रेलवे कर्मचारियों समेत 15 लोगों की मौत हो गई और 41 लोग घायल हो गए।
स्लीपर बोगियों में मरने वालों में से कई लोग वे हैं जो उनमें यात्रा करने के लिए जुर्माना भरने से बचने के लिए रिश्वत देकर यात्रा कर रहे थे और उनके पास केवल सामान्य टिकट थे, जिस कारण से वे रेलवे के रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार पिछले 10 वर्षों के दौरान रेल दुर्घटनाओं में 2.6 लाख लोग मारे गए, जिनमें ट्रेनों से गिरने वाले और ट्रेन से कुचले जाने वाले लोग भी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान रेलवे ने न केवल निजी मालगाड़ियों की संख्या में वृद्धि की है, बल्कि ऐसी ट्रेनों को भार प्रतिवाहक बोगी एक लोड ढोने में वृद्धि भी की है। यह बढ़ा हुआ भार उन्हीं रेलवे पटरियों द्वारा वहन किया जाता है और उनके तेजी से टूटने फूटने में योगदान देता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच को 59,426 किलोमीटर के कुल रेलवे नेटवर्क के केवल 2.14% और 7,349 रेलवे स्टेशनों पर तैनात किया गया है। इसे दक्षिण मध्य रेलवे के 1,465 किलोमीटर पर तैनात किया गया है। अब तक 17 परिचालन रेलवे जोन में से केवल 8 ही मैकेनिकल सिग्नलिंग से मुक्त हो पाए हैं। 2023-24 तक केवल 46% रेलवे स्टेशन मैकेनिकल सिग्नलिंग से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम पर परिवर्तित हुए। यह प्रणाली भारत में 12 साल पहले शुरू की गई। स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग मानवीय त्रुटि के लिए एक सिद्ध कम लागत वाला सिग्नलिंग समाधान है और आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि इसे 4,431 किलोमीटर उच्च घनत्व वाले नेटवर्क पर चालू किया गया है। यह भारतीय रेलवे की कुल लंबाई का 6.47% है। आर्थिक सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि पिछले 5 वर्षों में रेलवे में पूंजीगत व्यय की तैनाती में 77% की वृद्धि हुई है। इसका उपयोग नई लाइनों, गेज परिवर्तन और दोहरीकरण के लिए किया गया है। जाहिर है रखरखाव के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार ने रक्षक कोष बनाया है, जिसका हसर ऊपर हम पड़ चुके हैं। जवाबदेही से इनकार। रेलवे ने ट्रेन की समयपालनता के बारे में जवाबदेही की आवश्यकता को भी खत्म कर दिया है। केवल वंदे भारत जो मुनाफा कमाने के लिए बनाई गई है, अन्य ट्रेनों को प्रतीक्षा में रचकर समय पर चलाई जाती है। बालासोर ट्रेन दुर्घटना के तुरंत बाद एक परिचारक ने दूसरी ट्रेन एपी एक्सप्रेस के एक यात्री को, जो ट्रेन के देर से चलने की शिकायत कर रहा था, को बताया कि अधिकारियों ने निर्देश दिया था कि सरकार का कहना है कि ट्रेनें सुरक्षित रूप से चलनी चाहिए, भले देर से चले। जवाबदेही पूरी तरह खत्म हो गई है। इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ट्रैक की मरम्मत चल रही है या कोई अन्य बाधाएं है जो ट्रेनों के शेड्यूल को बिगाड़ सकती है। इस प्रकार जिन लोगों को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए ट्रेन बदलने की आवश्यकता होती है, उन्हें अक्सर बीच यात्रा में देर रात तक फंसे रहना पड़ता है। रेलवे कोई सहायता नहीं देता और न ही कोई निवारण करता है। प्राथमिकता वाले मार्ग कौन से हैं? एक अहम मुद्दा ट्रेन मार्गों का है। ऐसे कई अध्ययन हैं जो बताते हैं कि किसी राज्य के एक जिले से दूसरे सुदूर राज्य के एक गंतव्य की ओर, जो मुख्य रेल मार्ग पर नहीं है, सघन प्रवासन होता है। ऐसा आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि प्रारंभिक प्रवासी दूसरों को उस विशिष्ट स्थान पर नौकरी के अवसरों के बारे में सूचित करते हैं। अनुभव यह है कि उतरने वाले स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक के छोटे रास्ते पर जल्द ही निजी वाहनों की भरमार हो जाती है, जो अत्यधिक शुल्क लेते हैं और उस दूरी को तय करने का एकमात्र साधन बन जाते हैं। इस प्रकार लंबी दूरी के लिए एक ट्रेन टिकट की कीमत 700 रुपये के करीब खर्च करने के बाद बस टिकट के रूप में लगभग 2,000 रुपये का शुल्क देना पड़ता है। इसका समाधान केंद्र और मूल राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा प्रवास मार्गों का अध्ययन करना और इसे एकल यात्रा बनाने के लिए रेल मार्गों की शुरुआत करना है। इसके लिए केंद्र सरकार से, जिसकी नीतियां आजीविका के अवसरों को खत्म कर रही है, और संवेदनहीन राज्य सरकारों से नागरिक संवेदनशीलता की आवश्यकता है। अंतर-राज्य प्रवासन अधिनियम के अनुसार सभी ठेकेदारों को प्रवासियों को मूल राज्य और उस राज्य दोनों में पंजीकृत करना होगा जहां वे काम करने जाएंगे। ठेकेदार ऐसा नहीं करते, लेकिन राज्य सरकार और उसकी श्रम मशीनरी भी इसकी परवाह नहीं करती। कोविड-19 के जनविरोधी लॉकडाउन में प्रवासियों के पैदल वापसी मार्च के समय बहाए गए घड़ियाली आंसुओं को सूखने के लिए समय की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वे वैसे ही अस्तित्वहीन है।
निगमीकरण की तैयारी। रेलवे ने लोगों से हर सिक्के को इकट्ठा करने के लिए एक अन्य सूदखोर उपाय के तहत वरिष्ठ नागरिक सब्सिडी को हटा दिया है। जहां तक सभी सब्सिडी की बात है, तो यह उन बुजुर्गों की छोटी संख्या के बहाने किया गया है जो टिकट खरीद सकते हैं। क्या किसी समाज के लिए वरिष्ठ नागरिकों, जिनमें इतनी छोटी संख्या भी शामिल है, की सहायता करना इतना अयोग्य है? पेंशन पाने वाले या किसी तरह से कमाई करने वाले लोगों सहित बुजुर्गों की अधिकतम संख्या पर चिकित्सा आवश्यकताओं का नया वित्तीय दबाव बना रहता है। कई वरिष्ठ नागरिक 3 AC में यात्रा करने के लिए इस रियायत का उपयोग करने में सक्षम थे, जिससे चरम मौसम की स्थिति में मदद मिल जाती थी। अत्यधिक अमीरों द्वारा वैसे भी रेल यात्रा का उपयोग करने की संभावना बहुत कम है। पहले ट्रेनों में ट्रेन अधीक्षक की देखरेख में स्लीपर कोच में से एक में दवा का डिब्बा रखा जाता था। यह अधीक्षक छोटी छोटी समस्याओं से निपटने के लिए अनिवार्य रूप से ट्रेन में यात्रियों की सूची में से डॉक्टर ढूंढ लेता था। यह डिब्बा अब या तो गार्ड कोच में रखा जाता है, जो यात्री डिब्बों से असंबद्ध है, या हटा दिया गया है। नतीजतन यात्रियों को TT से अगले स्टेशन पर डॉक्टर मांगने का अनुरोध करना पड़ता है। कभी कभी चलती ट्रेन में कोई संपर्क नहीं होता है, कभी कभी कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता है जब तक कि TT सक्रिय रूप से अनुरोध को अग्रेषित करने में पहलकदमी न ले। ये छोटे बदलाव है और ये सरकार द्वारा लोगों की उपेक्षा का संदेश देते हैं, क्योंकि शासन के व्यस्त कार्यों में लगे लोगों के लिए यह महत्वहीन है। यह सरकार किसके लिए है? काम करने के लिए है? यही वह प्रश्न है जो लोगों को पूछना शुरू करना चाहिए। इसी तरह पहले रेलवे पेंट्री स्टाफ यात्रियों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करता था। कुछ समय पहले ही मधुमेह से पीड़ित यात्रियों के लिए भी इसी दर पर शुगर फ्री चाय उपलब्ध है। उचित मूल्य पर केवल चपाती या केवल चावल और एक सब्जी का भोजन ऑर्डर करना संभव था। अब ट्रेन पेंट्री में ठेकेदारों ने इन सभी छोटे समायोजनों को खत्म कर दिया है। चाय बेचने वाले अनुबंधित रेलवे कर्मचारियों को बेची गई चाय के कप की संख्या पर प्रतिशत के हिसाब से भुगतान किया जाता है। शोषण का स्तर ऐसा हो गया है। रेलवे प्लेटफार्म पर प्रतीक्षालय और विश्रामालयों की स्थिति भयावह है। बड़े महानगरों में AC वेटिंग रूम को प्रति घंटे प्रतीक्षा शुल्क के साथ लाभ का उद्यम बना दिया गया है। छोटे स्टेशनों के सामान्य प्रतीक्षालय में यात्रियों को विशेष रूप से जानवरों और कीड़ों के साथ जगह साझा करनी पड़ती है। टूटी हुई या अपर्याप्त बेंचें होती है, पंखे काम नहीं करते हैं और अधिकतर कोई भी नहीं होता जिसे जवाबदेह ठहराया जा सके। स्लीपर क्लास की सामान्य गिरावट के अनुरूप कई छोटे स्टेशनों पर आरक्षित टिकट लेकिन गैर AC वेटिंग हॉल को अनारक्षित वेटिंग हॉल में विलय कर दिया गया है। यह अकेले लापरवाही और सरकार की संवेदनहीनता के कारण नहीं है कि सभी सब्सिडी और गैर भुगतान वाली यात्री सुविधाएं कम हो रही है। जैसा कि पहले कहा गया है, यह पूरा प्रारूप कॉरपोरेट खरीदारों के लिए रेलवे के पैकेज को आकर्षक बनाने के लिए है। निष्कर्ष: बड़े पैमाने पर प्रवासन के मुद्दों से केवल जनसमर्थक शासन द्वारा ही निपटा जा सकता है। कृषि लाभदायक होनी चाहिए, उद्योगों को विकेंद्रीकृत करने और पूरे देश में जिलों में स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए 1947 के बाद के नीतिगत ढांचे को बदलना होगा और इसके बिना आजीविका की तलाश में आगे बढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी। एक मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए निरंतर संघर्ष करना होगा। रेलवे किसके लिए है? मुनाफा कमाने वाले कॉरपोरेट के लिए, ट्रेनों, स्टेशनों, निजी माल ढुलाई पर कब्जा करके अपना पूरा खजाना भरने के लिए, या यात्रियों के लिए, भारतीय लोगों के लिए? इस प्रकार पहली आवश्यकता एक गंभीर, व्यापक आंदोलन की है जिसका केंद्रीय आह्वान है: निजीकरण पर रोक लगाओ। भारत सरकार को रेलवे चलाना चाहिए और अधिकांश यात्रियों की जरूरतों को सर्वोपरि रखते हुए इसे चलाना चाहिए। पैसा मौजूदा सुविधाओं को बेहतर बनाने और उनका विस्तार करने पर खर्च किया जाना चाहिए, न कि बुलेट ट्रेन और अन्य फिजूल खर्ची पर। जिन मार्गों पर देश के मजदूर आवागमन करते हैं, उन मार्गों पर भीड़ की मैपिंग होनी चाहिए और ट्रेनों में संतुलित वृद्धि होनी चाहिए। निम्न मांगों पर संघर्ष का निर्माण करना चाहिए। स्लीपर कोचों की संख्या को दोहरे अंकों में बहाल किया जाना चाहिए और पर्याप्त सामान्य डिब्बे सुनिश्चित किए जाने चाहिए। अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम को अक्षरशः और भाव में लागू किया जाना चाहिए।
प्रवासियों को मूल और गंतव्य स्टेशन दोनों में पंजीकृत किया जाना चाहिए। प्रवासी यात्रा में मदद के लिए 50% वेतन दिया जाना चाहिए। भोजन की गुणवत्ता के लिए आईआरसीटीसी की निगरानी की जानी चाहिए। अतार्किक भोजन मूल्य निर्धारण को रोका जाना चाहिए। जन आहार पैकेट को सभी प्लेटफार्मों पर अनिवार्य रूप से बेचा जाना चाहिए। ट्रेन के समय की जवाबदेही बहाल की जानी चाहिए। ट्रेनों के देर से चलने पर रेलवे अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। रेलवे में रिक्त पदों को तुरंत भरा जाना चाहिए। अस्थायी कर्मचारियों को सभी नियमित अधिकारों और लाभों के साथ नियमित किया जाना चाहिए ताकि रेलवे के कामकाज में उनकी हिस्सेदारी। जिन सेवाओं का निजीकरण कर दिया गया है उन्हें पुनः रेलवे के अधीन लाना चाहिए। रेलवे को रखरखाव के लिए निर्धारित धनराशि खर्च करनी चाहिए। पर्याप्त संख्या में स्वच्छ विश्राम कक्ष, चालू रोशनी, पंखे और चार्जिंग पॉइंट के साथ स्वच्छ मानवयुक्त प्रतीक्षालय सुनिश्चित किए जाने चाहिए। लोगों का आंदोलन इसे सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है। सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक सब्सिडी तुरंत बहाल की जानी चाहिए। रेलवे को विभिन्न स्तरों पर यात्रियों के साथ परामर्श शुरू करना चाहिए। इन बैठकों में आए सुझावों पर निश्चित समय सीमा में कार्य किया जाए।